अगर पत्नी को 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस मिलता है और उसी पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में या हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 में इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है, तो इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का रविंद्र करमरकर का एक केस है कि उसमें ऐसा बताया है कि पत्नी को तीन तीन केस में मल्टीपल मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये भी आप केस लॉज निकाल कर देख सकते हैं, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। अगर 125 में भी पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है, डीवी में भी उसने एप्लीकेशन लगाया है, तो अगर डीवी में उसको मेंटेनेंस देना है तो आपका इनकम सोर्स देखकर उसका जो कैलकुलेशन है, तो आपको भी मेरे हिसाब से जो पूरा पेमेंट मिलेगा उसमें से 1/3 अमाउंट ही उसको देनी पड़ती है। अगर 125 में वो ऑन मेरिट डिसाइड हुआ है, सैलरी से 1/3 रकम मेंटेनेंस के तौर पे उसको दी गई है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में या सेक्शन 24 में, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस में अलग सा मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रविंद्र करमरकर का जो केस लॉ है वो आप सर्च करके देख लीजिए। अगर नहीं होगा तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। पति को अगर 125 में वाइफ केस में डालती है तो पति भी अपने माँ बाप की मदद से, अपने माँ पिताजी की मदद से अपने ही खिलाफ 125 का केस डाल सकता है, लेकिन आपको ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी मिलीजुली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी मुझ पर है, हम पर है, ये आप दिखा सकते हैं और उसमें से वाइफ को मिलने वाला जो मेंटेनेंस है वो कम हो सकता है, उसका फ़ायदा भी आपको हो सकता है। अगर कोई विधवा पत्नी है, वो विधवा अपने ससुर से भी अभी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, जैसा कि वो शबनम परवीन का केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का, उसमें भी ऐसा है कि अगर विधवा पत्नी जो है वो अपने ससुर से मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। और जब ये पति पत्नी दोनों कमाते हैं, दोनों अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम दोनों को है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोर्ट की तरफ से पत्नी के फेवर में ऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, तो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं कि पति पत्नी को दोनों को सैलरी मिलती है, दोनों ही अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम दोनों को है, तो बच्चों की जो जिम्मेदारी है पति और पत्नी के माँ और पिताजी के ऊपर बराबर की आनी चाहिए। तो उसमें भी सुमित कुमार का जो केस है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया है कि इसमें पति और पत्नी दोनों को भी समान रूप में अपनी बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी। अगर पत्नी कौन से भी रीजनेबल कॉज से, संयुक्तिक कारण से पति के साथ नहीं रहती है, वो अलग मैके में रहती है, वह अलग जगह रहती है और उसको बिना कारण, जैसे कि बोलते हैं कि उसको डेजर्ट किया है, पति को कुछ भी कारण नहीं है डेजर्ट करने के लिए, ऐसी वो अपने मन से ही गई है, तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जैसा कि ये पूनम और विरुद्ध महेंद्र कुमार का जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो केस लॉ है, उसमें भी यही बताया कि अगर पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ नहीं रहती है, उसको छोड़ कर गई, उसको डेजर्ट कर गई है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अभी हमने ये जो सब बातें की कि 125 में क्या क्या है, कैसे कैसा है, प्रोसीजर तो सबको मालूम है। पिछले एक महीने में हमारे मेंस राइट्स की तरफ से जो भी वकील बंधु आए, उन्होंने 125 का पूरा प्रोसीजर क्या है वो तो बता दिया है। इसीलिए तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है। अभी हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 125 का हुआ, कल हमारा 498 एक की सुरक्षा कैसे ले सकते हैं ये हुई। तो अभी हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अभी 498 का मिसयूज इतना बढ़ रहा था कि 1983 से 2005 के पहले भी और आज तक भी उसका मिसयूज होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरफेयर करके जो पता है कि ये जो 498 का जो मिसयूज हो रहा है
डोमेस्टिक वायलेंस का ये जो हो रहा है ये एक तरह का लीगल टेररिज्म है, और ये लीगल टेररिज्म बढ़ता है, बढ़ाया है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी शब्दों में इसकी आलोचना की है। तो इस पर हमें गौर तरीके से विचार विमर्श करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी वो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम ये पारित हुआ। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के तहत 125 का निर्माण किया गया, उसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के तहत ये निर्माण किया गया अबला नारियों के लिए। अबला यानी कि कौन, कि जो पत्नी है वही अबला है, लेकिन घर में जो सास है, ननंद है, जेठानी है, ये भी महिलाएं है, लेकिन ये महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं कि जो घर की दहलीज है वो दहलीज के बाहर कोई भी महिला नहीं आए, रास्ते पे नहीं आए, लेकिन ये जो कानून बने हैं, ये जो कानून बनाया है, ये क्लियरली दिखता है, हम देख रहे हैं कि क्लियरली वाइफ के फेवर में ये है, ना कि सास, ननंद और जेठानी के फेवर में है। और इसीलिए मेंस राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन हो, राष्ट्रीय पुरुष आयोग समन्वय समिति हो, पुरुष हक्क संरक्षण समिति हो, पुरुष हक्क संरक्षण समिति पिछले 22-23 सालों से पूरे महाराष्ट्र में और आउट ऑफ महाराष्ट्र में 15-16 राज्यों में अपना ये कार्य करती आ रही है कि भारत की पहली रजिस्टर संस्था है। और ये जो मेंस राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन, ये भी हमारी पूरी भारत में ये संस्था कार्यरत है कि ये जो मिसयूज रुकवाना है, इसके ऊपर हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो ये जो घर की महिला है, उनके लिए भी कानून में कुछ प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए ये सब पुरुष आयोग होना है, पुरुष मंत्रालय होना है। इसके लिए हम सब ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे पति पत्नी अलग रहते हैं, अगर पत्नी पति को छोड़कर मैके चली जाती है, वो अलग रहती है, तो लिमिटेशन जो बताया है सीआरपीसी में, तो वो सीआरपीसी में 468 के तहत 1 साल के अंदर ही पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दाखिल करना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। लेकिन वो नहीं देखा जाता, उसका भी मिसयूज हो जाता है, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि ये सब ये कानून जो बने हैं वो महिलाओं के, पत्नियों के फेवर में है। इसीलिए ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, सेजल वेद वर्सेस धर्मेश वेद, उसमें यही कहा था कि अगर पत्नी पति को छोड़कर 1 साल तक अलग सी रहती है और 1 साल के बाद अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अंतर्गत वो आवेदन करती है, एप्लीकेशन करती है, तो वो डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अभी ये सेजल वेद का भी जो साइटेशन केस लॉ है वो भी अभी शायद ओवररूल नहीं हुआ है, लेकिन उसका यूज़ नहीं होता है। उसमें भी अभी जो प्रोस्पेक्टिव और जो इफेक्ट दिया जाता है, तो उसका भी फ़ायदा कैसे लेना है ये वकीलों को भी समझ में नहीं आता है और पक्षकारों को भी समझ में नहीं आता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम सीधे आते हैं कि धारा 12 पर, कि धारा 12 अनुसार वाइफ कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एप्लीकेशन लगाती है। अगर वो खुद अपने वकील की तरफ से वो एप्लीकेशन लगाती है तो भी लगा सकती है, नहीं तो प्रोटेक्शन ऑफिसर थ्रू भी वो कोर्ट में वो डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स थ्रू कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकती है। 2 तरीके से पत्नी कोर्ट में केस दर्ज कर सकती है, दाखिल कर सकती है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल हो जाता है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बताया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस 60 दिनों में डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन हम देखते हैं कि 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 सालों तक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस चलते ही रहते हैं। और अगर एक बार वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस मिल जाता है तो उसका एविडेंस एफिडेविट आता ही नहीं, उसका हियरिंग शुरू भी नहीं हो जाता है। ये जो पति है वो मेंटेनेंस भर भर के थक जाता है। कई केसेस में ये हस्बैंड सुसाइड करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, आपके अपने बूढ़े माँ बाप की और भी उनको ध्यान देने में
फुर्सत नहीं मिलती है, उनको कुछ पैसे नहीं बचते हैं, फिर भी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ता है। अगर मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं, तो कोर्ट डायरेक्टली हस्बैंड के अगेंस्ट में वारंट भी निकालते हैं। कोई कोई कोर्ट में होते हैं, सब जगह ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये एक है कि इसमें सचिन बोदले का जो जजमेंट था तो उसमें यही बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डायरेक्टली कोर्ट अरेस्ट वारंट नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी कई कई कोर्ट में ये जो जजमेंट का है इसका आधार लिया जाता है, कई कई कोर्ट में इसका आधार नहीं लिया जाता है, कि डिपेंड्स ऑन जो जज की विचारधारा है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट धारा 28 में जो बताया है कि कोर्ट अपना खुद का प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। खुद का प्रोसीजर यानी कि कोर्ट जैसे सेटिस्फाई होगा उसी तरीके से कोर्ट वो अपना प्रोसीजर बदल सकता है। वो सिविल में भी और क्रिमिनल में भी, या दोनों के भी प्रोसीजर कोर्ट से फॉलो किए जा सकते हैं। अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पति के अगेंस्ट में, उसके घर वालों के अगेंस्ट में दर्ज हो जाता है, दाखिल हो जाता है कोर्ट में, तो आपको उसको गौर तरीके से आपको वो पढ़ना है, देखना है। आपके जो लॉयर रहेंगे उनको भी आपको जो आपके पास प्रूफ्स है वो दिखाने होंगे, बताने होंगे। जो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, फैक्ट जो हुई है, वो आपको डिटेल्स में डेट इंसिडेंट्स वाइज आपके लॉयर को बतानी होगी। उसी के ऊपर आपके लॉयर जवाब यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करेंगे, वो कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने से पहले अगर जो पत्नी है वो पत्नी जुरिस्डिक्शन ना होते हुए भी, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं कि अगर वाइफ मुंबई में रहती है, उसका ससुराल भी मुंबई में है और उसके पिताजी का गांव जो अहमदनगर में है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस पुणे में करती है तो वो मेंटेनेबल नहीं है। ऐसे मैटर्स हमारे पास बहुत से है, बहुत से केसेस में हमने वो खारिज कर दिए। आज सिर्फ ये उदाहरण बताता हूँ कि वो वाइफ मुंबई की है, उसका मायका ससुराल मुंबई में है, उसके पिताजी का गांव अहमदनगर में है और उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पुणे में किया है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट धारा 27 यानी कि जुरिस्डिक्शन का ये मुद्दा उठाकर आप कोर्ट में WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले आपको ये एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करना है। और WS देने से पहले ही ये धारा 27 का जो एप्लीकेशन देंगे उसको आपको हियरिंग लेकर वो डिसाइड करने के लिए कोर्ट को सेटिस्फाई करना है, आपके वकील को वो स्टेप्स उठाने हैं। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि आधे केस दूसरे वकीलों की तरफ से केस हमारे पास आते हैं, तो ये जो पूरा पहले वकील बंधु ने जो कुछ भी नहीं किया है उसमें वो हमें करना पड़ता है। कभी कभी लेट भी हम ये स्टेप्स उठाते हैं और उसमें हमें सफलता मिली है। देखिए, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट धारा 27 का जो जुरिस्डिक्शन का जो मुद्दा है उसको आप CRPC धारा 177 का भी आप ब्यौरा देकर कोर्ट को आप सेटिस्फाई करती है। जो अभी जुरिस्डिक्शन जो बताया है कि जहाँ पे पति रहता है, जहाँ पे वो काम करता है या टेम्पररी रहता है या परमानेंट रहता है, वहाँ पे वो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ये प्रकरण दाखिल कर सकती है। नहीं तो जहाँ पे पत्नी रहती है, वहाँ जहाँ पे उसका मायका है, जहाँ पे वो सर्विस या नौकरी करती है, वो परमानेंट है या टेम्पररी रहती है, टेम्पररी काम करती है, वहाँ पे भी वो अपना एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है। और तीसरा जो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट है वो कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ पे वो दाखिल कर सकती है। अगर ये तीनों में से कौन सा भी कॉज ऑफ एक्शन उसमें नहीं बैठता है तो आप धारा 27 का एप्लीकेशन CRPC 177 की मदद से आप कोर्ट में दाखिल करें और इसका फ़ायदा उठाएं।